ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीएम पद को लेकर सस्पेंस अभी तक बरकरार। किसको मिलेगी कमान, तय करेंगे आला कमान। सीएम पद की रेस में कई नाम। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सपा बसपा का हाथ कांग्रेस के साथ। मायावती ने कहा राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीएसपी देगी कांग्रेस को समर्थन। अखिलेश यादव भी कर चुके हैं समर्थन का ऐलान। मध्य प्रदेश में राज्यपाल से मिले कमलनाथ और सिंधिया। 121 विधायकों की सूची सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। विधायक दल की बैठक में कमलनाथ के नाम को विधायक आरिफ अकील ने आगे बढ़ाया। उधर राजस्थान में सीएम पद को लेकर अभी तक बात नहीं बनी। पायलट गहलोत के समर्थकों में सीएम बनाने की होड़। अब राहुल गांधी लगाएंगे आखिरी मोहर। बुलंदशहर हिंसा मामले में कार्रवाई जारी। इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में एक और अधिकारी पर गाज गिरी। एसपी सिटी प्रवीण रंजन का तबादला किया गया। अतुल कुमार श्रीवास्तव बुलंदशहर के नए एसपी सिटी बनाए गए। नेपाल दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने माता जानकी देवी मंदिर के दर्शन किए। राम सीता स्वयंवर समारोह में भी शामिल होकर साधु संतों के साथ भोज किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बननी तय है। उधर मध्य प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव के कांग्रेस का समर्थन करके सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है, साफ कर दिया है। लेकिन एसपी बीएसपी का जो साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है, क्या वो 2019 में भी रहेगा? क्योंकि यह सिर्फ सत्ता का सेमीफाइनल है, लेकिन इन राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा, सस्पेंस इस पर अभी तक बरकरार है। जहां राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम रेस में है, वहीं मध्य प्रदेश में भी सीएम पद को लेकर दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। लेकिन अभी तक कोई अंतिम स्थिति, कोई अंतिम मोहर नहीं लग पाई है कि मध्य प्रदेश में सीएम पद की कमान कमलनाथ के हाथों में होगी या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में होगी। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के नाम का समर्थन किया है, लेकिन आखिरी मोहर राहुल गांधी लगाएंगे। कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ का भी है। वहां भूपेश बघेल और टीएस सिंह का नाम दौड़ में आगे है और इन तमाम नामों में से एक नाम चुनना राहुल गांधी के लिए ऐसा लगता है कि किसी धर्म संकट से कम नहीं है, कम से कम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। वैसे वहां भूपेश बघेल संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज हम प्राइम एजेंडा में ये समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कल से ही चर्चा और विश्लेषण चल रहा है कि ये जो नतीजे हैं ये 2019 और उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्या संकेत दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिख रहा है, महागठबंधन की स्थिति बहुत आसान है, हो जाएगी अब? यानी कल तक जो कश्मकश थी, क्या वो इन तीन चुनावों के परिणामों ने वो स्थिति साफ कर दी है? कांग्रेस को लेकर जो सस्पेंस था वो अब खत्म कर दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप अब समर्थन दे ही रहे, लिहाजा उत्तर प्रदेश में भी कोई दिक्कत नहीं है। और केंद्र के लिहाज से ये नतीजे क्या संदेश दे रहे हैं? बार बार ये कहा गया कल से लेकर अब तक, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा भी कहा गया कि अहंकार हार की सबसे बड़ी वजह बना है। क्या केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी उस अहंकार से बाहर आ पाएगी? अगर यह वजह है तो क्या उनके अपने विश्लेषण में इस वजह को मानकर कोई सुधार, कोई बदलाव होगा? कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय कराएं। दो सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ हैं। अजय प्रकाश जी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं और हेमंत तिवारी जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हेमंत तिवारी जी राज्य मान्यता संवाददाता समिति के सदस्य हैं।
मोहम्मद अब्बास जैदी साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। जैदी साहब स्वागत है। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। नकवी साहब स्वागत। दिनेश दुबे जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पहले हम जल्दी से पत्रकारीय विश्लेषण ले लें, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के पास चलेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल तो जो अपनी आदत है उससे बाज नहीं आते हैं, वो किसी बात को मानेंगे नहीं। मसलन हम जब बीजेपी से सवाल करेंगे अजय जी कि क्या कोई सीख या सबक लिया, तो कहेंगे नहीं हमने तो कुछ नहीं, एंटी इनकम्बेंसी है और ये है और वो है। कांग्रेस से पूछे मिजोरम में क्या हुआ, यही हाल कमोवेश कांग्रेस का भी होगा। बहरहाल हेमंत तिवारी जी, सबसे पहले सर ये बताएं कि अब तकरीबन नतीजे साफ हुए 24 घंटे होने को हैं, हालांकि मध्य प्रदेश में देर रात स्थिति साफ हो पाई। इन नतीजों से, इन चुनाव परिणामों से क्या बड़ा संदेश और संकेत निकलकर सामने आ रहा है सर? हाँ, स्वाभाविक रूप से बदलाव का संकेत है। और जब आप 12 दरवाजों पर पराजित होते हैं, लेकिन बल्कि मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स की दृष्टि से इसको लीजिए कि आप लीग मुकाबलों में लगातार हारते हैं, लेकिन जब आप क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल पहुंच के जीत जाते हैं तो पुरानी हार जो है वो मेरे ख्याल में पीछे छूट जाती है। कांग्रेस के साथ भी ऐसा हुआ है। 2014 के बाद लगातार पिटते रहे, लेकिन जो फाइनल 2019 का है, जो बहुत प्रेस्टिजियस चुनाव होने वाला है, उसके ऐन पहले बाजी पलट दी। तो अब फाइनल के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि 2014 में बहुत बुरी गत हुई थी। इतिहास में सबसे मेरे ख्याल में संकीर्ण स्थिति में कांग्रेस आ गई थी। कांग्रेस ही नहीं, ऑलमोस्ट ऑल अपोजिशन आ गया था भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जी। लेकिन आखिरी वक्त पर जो बाजी पलटी है, इससे तमाम संदेश गए हैं। एक तो नसीहत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, आपने खुद इस्तेमाल किया वो शब्द कि श्लाघा, गर्वोक्ति और अहंकार के का एक जो कंसेप्ट बना जनरल पब्लिक में जी, एक जो दृष्टिकोण बना, ये उस रिएक्शन का ट्रांसलेशन हुआ। दूसरे, आपने यूपी का जिक्र किया, निश्चित रूप से यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। पूरे देश की निगाह यहां रहती है। बिना यूपी फतह के दिल्ली फतह कोई सोच नहीं सकता। 71 धन 2 73 सीटें 2014 में जिस भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, उत्तर प्रदेश उसी भारतीय जनता पार्टी के लिए इन नतीजों के बाद सबसे ज्यादा संकट का प्रदेश साबित होने जा रहा है। चूंकि एक गठबंधन की बात आई थी, अखिलेश यादव ने बहुत लचीली पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए मायावती से के साथ आए, बाई इलेक्शंस जीते, एक खतरा पहले पेश किया। और चूंकि एक चर्चा चल रही थी कि शायद कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा न बने, कई हिदायतें दी गई, कई निवेदन किए गए। अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाने को कहा जी। कुछ चूक हुई इन तीनों राज्यों के चुनाव में, कांग्रेस की ओर से और इधर से, लेकिन एक सबक मिला है कि कोई चूक मत करो, साथ लड़ो। अगर साथ लड़ोगे यूपी में जी, तो 80 में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा ब्लॉकेट बन सकते हो। मोटा मोटा भावार्थ इन चुनावों का यही है जो नतीजे आए हैं। अब कांग्रेस को भी थोड़ा सा बड़ा दिल वाकई दिखाना पड़ेगा। सीट शेयरिंग को लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ दिक्कतें हुई, कम बेसी में कुछ कहीं सेटलमेंट हो सकता था, नहीं हुआ। नतीजे आपने देखे होंगे राजीव कि मध्य प्रदेश में 9 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के कैंडिडेट 1000, 1500, 2000, 2500 से हारे हैं, 5000 से हारे हैं, और उन्हीं सीट्स पर बीएसपी को 10,000, 9,000, 11,000 वोट मिले हैं। तो हमको लगता है कि बृहत्तर एक अम्ब्रेला बनाने के लिहाज से कांग्रेस को जो क्षेत्रीय क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को इनको गले लगा करके साथ चलना पड़ेगा। थोड़ा सा कुर्बानी भी देनी पड़ मतलब सकती सर मोटी बात आपने ये कही कि ये बदलाव का संकेत है। तीनों मिलकर लड़े। अब ये बदलाव का संकेत सत्ता पक्ष समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, समझकर आगे क्या खुद में बदलाव करेगा, ये हम देखेंगे। सर दिनेश जी हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अजय प्रकाश जी, क्या संकेत है सर, इन नतीजों को कैसे पढ़ा जाए? ये सत्ता विपक्ष के तर्कों के अलावा आम जनता की निगाह से इन्हें कैसे देखा जाए, हम कैसे समझें? जैसे राजस्थान में तो कह देते हैं कि साहब रूटीन है, वो तो परंपरा थी, एक बार ये एक बार वो, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां की कहानी क्या बता रही है साहब? वो एंटी इनकम्बेंसी मान ले या कोई और भी कहानी गढ़ी गई है जो अभी तक सामने नहीं आई?
मेरा ये कहना होता है कि जब भी चुनाव के बाद पत्रकार विश्लेषण करते हैं तो उसमें जनता को गायब कर देते हैं और कुछ पार्टियों के आपसी तालमेल की बातें होने लगती हैं और लगता है कि कुछ तिकड़म से चुनाव होते हैं और कभी ये जीतते हैं कभी वो जीतते हैं। बात ये होती नहीं। जनता ने मुद्दों पर वोट दिया है, मोदी जी की वादा खिलाफी के खिलाफ वोट दिया है, जुमलेबाजी के खिलाफ वोट दिया है, धूर्तता और फरेब के खिलाफ वोट दिया है। जो वादे किए, जैसे ये पहला चुनाव है विधानसभाओं का, इसमें किसानी के मुद्दे सबसे प्रमुखता से आए। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, उन दो राज्यों का मुझे बहुत नहीं पता है। ठीक है। इन तीनों राज्यों में किसानों को लेकर जो वायदे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये मंदसौर से उठा आंदोलन था, पिछले दिनों यहाँ बड़ा एक किसान मूवमेंट हुआ, उसमें बकायदा हर बात पर झूठ बोला। जैसे गोरक्षा को ले लीजिए, बाकी छोड़िए, इनका जो पेटेंट प्रिय विषय है गोरक्षा, गोरक्षा के मामले में साहब ये है कि अगर हमारे देश में 1 करोड़ गायों को सुरक्षित रखना है, उनको चारा देना है, उनके गौशाला खोलना है, तो उनके लिए 10,000 करोड़ का बजट चाहिए। इस बजट को तो छोड़िए, आज तक गोचर भूमि, पशु को पालने की जगहों का अब तक कोई न बजट है, न कोई दिशा है, न कोई बात है। मतलब कोई तैयारी है, कोई तैयारी बेस नहीं है। अब एमएसपी पर आइए, एमएसपी पर 1.5 गुना एमएसपी झूठ है। किसान, ये सब वादे हैं उनके घोषणा पत्रों के। जी। दूसरा सवाल कि किसानों की आमदनी दुगुनी की जाएगी, झूठ है, कोई दुगुनी नहीं है, ऊपर से घट गई है। निर्यात बढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है सर, हम अहमद पटेल साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। कांग्रेस पार्टी के बेहद सीनियर लीडर हैं और कल राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो बगल में बैठे हुए थे। हम उनसे सर 1-2 सवाल ले लें, फिर आपके पास लौटते हैं। अहमद पटेल साहब, बहुत स्वागत है सर प्राइम न्यूज पर। हम ये जानना चाहते हैं कि नतीजों को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से ले रही है सर? अहमद पटेल साहब, हमारी आवाज मिल रही है? लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कल वो मौजूद थे, जैसा हमने जिक्र किया, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नाम 2 तय है, लेकिन इनमें से कौन होगा उस पर पेच फंसा हुआ है। हमें ज्यादा जानकारी दे सकते थे अहमद साहब कि पार्टी क्या डिसीजन लेने जा रही है, अगर वो खुलासा करते तो प्लीज अजय जी पूरी करें। तो सर अपनी बात कह ये रहा था कि जो इस तरह के मुद्दे थे, जैसे नौजवानों का जो सवाल, तो चुनाव किसी तिकड़म से नहीं जीता गया, बारी थी, इनकी बारी थी, उनकी बारी थी ना, 2019 जीता जाएगा। अगर इन 3 राज्यों में जहां कांग्रेस जीत कर आई है, अगर उसने अपने वादे नहीं पूरे किए जो वो कहती रही है या जो अपने घोषणा पत्रों में रखी है, 6 महीने बाद आपको उसका दिखाई दे जाएगा। फिर वो कोई मोदी का जादू नहीं आएगा। मैं फिर एक बार स्पष्ट कर दूं कि 2014 में भी जनता ने जो वोट दिया था तो जादू में नहीं दिया था, वादों में दिया था। वाद और विकल्प में दिया, विकल्प में आप देखिए कि प्रधानमंत्री पद का एक दावेदार व्यक्ति, जो कि सारी मीडिया, सारे अर्थशास्त्री और सेंसेक्स कह रहा है कि प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो एक जनता के नाते कौन सा व्यक्ति इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि आप 15 लाख नहीं देंगे? भाई ऐसा तो है नहीं संघ का कोई कार्यकर्ता कह रहा है हाफ पैंट पहन के कि हम 15 लाख देंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं होने वाले कि हम 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। उस पर भरोसा किया, वोट किया और उनको देश के सर्वोत्तम प्रधानमंत्रियों में वोट से शामिल किया। उतनी सीटें नहीं के बराबर लोगों को आई। सर पटेल साहब दोबारा जुड़ गए, हमने उन्हें दोबारा जोड़ा है। अहमद पटेल साहब, बहुत स्वागत है सर प्राइम न्यूज पर। हमारी आवाज आपको मिल रही है सर? हाँ, मिल रही है। सर हम ये जानना चाहते हैं कि नतीजों को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देख रही है, सिर्फ बदलाव के नजरिए से या फिर बड़ी जिम्मेवारी के नजरिए से भी? लोकतंत्र के पर्व के अंदर चुनावी जो भी नतीजे आए हैं उसका स्वीकार होना चाहिए और जो वादे और जो पब्लिक की सुखाकारी के लिए जो बनता है वो करने की कोशिश होनी चाहिए जी। और पक्का-पक्की से पर रह के किसानों के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए जो भी बनता है वो करना चाहिए। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हिंदुस्तान के उन्नत भविष्य के लिए सबका साथ और सबका विकास के सूत्र के सार्थक करने के लिए जो भी प्रयत्न होने चाहिए वो करने चाहिए। जी पटेल साहब, कल राहुल जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आप बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि हमने प्रधानमंत्री मोदी की गलतियों से सीखा है। क्या आप बता सकते हैं कि किन किन गलतियों से राहुल जी ने सीखने की कोशिश की है? अगर किसी के आदर्श देश के भविष्य के लिए उन्नत हो सकते हैं तो उनको अपनाने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। और इन्होंने यही वादा किया है कि हम आने वाले दिनों के अंदर जो भी किसानों के हित में और गरीबों के और वंचितों के हित में जो भी करना है वो करेंगे। अच्छा चलिए सर, ये दोनों जगह मामला फंसा हुआ है मुख्यमंत्री को लेकर।
क्या कोई रोशनी डाल सकते हैं कि इन पर मोहर लगेगी या उन पर लगेगी, यानी पायलट या गहलोत साहब या फिर या कमलनाथ या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया? ये पक्ष के जो आचार विचार है उसके साथ में सब साथ में मिलकर हम करते हैं। नहीं, वहां तो देखिए, वहां सब लोगों ने अधिकृत कर दिया है राहुल जी को कि भाई यहां जो भी आलाकमान तय करेगा वो होगा। आप आलाकमान के बहुत करीब माने जाते हैं, आप मुख्य रणनीतिकार हैं, आप ही के साथ बातचीत करके होगा। अहमद पटेल साहब का झुकाव किस तरफ है, कमलनाथ या सिंधिया जी या फिर इधर पायलट या गहलोत साहब? पक्ष के आलाकमान के साथ मिलकर हम ये जो भी है वो तय करेंगे। सर खुलासा कर दीजिए ना, दे दीजिए एक बड़ी खबर, कम से कम दर्शकों को बता दें कि अहमद पटेल का ऐलान, राजस्थान में बनेंगे फलाना, मध्य प्रदेश में बनेंगे ये। अभी पटेल साहब नाम बता दीजिए सर, हम दर्शकों को खबर बता दें। पक्ष के आलाकमान के साथ मिलकर हम काम करें। अच्छा चलिए, हम समझते हैं आपकी मुश्किल। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए और जुड़ने के लिए। अहमद पटेल साहब ये कह रहे थे कि आदर देना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति की गलतियों से भी सीखना चाहिए और लोकशाही में जो बातें कही गई उन्हें पूरा भी करना होता है। और अजय जी भी जिस तरफ बात कह रहे थे वो कुल जमा बात इतनी थी कि कद पदों पर बैठकर आगे बढ़ता है, लेकिन जब आप अपनी कही बात राजनीति में पूरी करते हैं, यानी वादे अगर आप पूरे करते हैं, तब फिर आप राजनीति में अपने सेंसेक्स को ऊपर ले जाते हैं। इसीलिए जैसे जो लोग ये कहते हैं कि मोदी का जादू था, ये था, वो वादों का जादू था, कोई जनता मूर्ख नहीं थी। अच्छा, और जैसे ही आपने वादे पूरे नहीं किए वो जादू। आप सोचिए ना कि कांग्रेस का विकल्प पूरे देश भर में एक रास्ता राजनीति की चली आ रही थी केंद्र के स्तर पर, लोगों ने इसी भरोसे तो वोट दिया था और अभी जो हराया है किसी मूर्खता में नहीं हराया। मतलब सर ये है कि अगर आप लोगों का भरोसा पूरा नहीं करेंगे तो जाएंगे, तो फिर आप कितना ही बड़ा कद, कितने ही चुनाव पीछे क्यों ना हो, वो अंततः नीचे आएंगे। एक अच्छी बात है राहुल गांधी में जो कल दिखी भी, आज अभी अहमद पटेल साहब भी कह रहे कि इनको अभी एहसास है और वह विनम्रता है। लेकिन सर सत्ता चीज भी तो ऐसी है कि वो एहसास बहुत जल्दी गायब भी कर देते हैं। एहसास गायब होगा तो 2019 सामने है। अच्छा ठीक है, तो देखिए आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे, सुंदर और बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे हम जान लें। कल हम दिन भर तलाशते रहे, आज हेमंत तिवारी जी में, डॉक्टर हिलाल नकवी साहब भी हैं। नकवी साहब देखिए, अहमद पटेल साहब सर बड़े नेता है, व्यस्त नेता है, बहुत बातचीत का समय उनके पास नहीं होता है। एक मिनट राजीव, एक मिनट डॉक्टर साहब, राजीव बोलिए सर, बोलिए राजीव, बोलिए सर, बोलिए। एक आमतौर पर मैं इस तरह की टिप्पणी नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता जी, लेकिन अजय प्रकाश जी एक आग्रह आपसे है, हो सकता है हम लोग बराबर के ही उम्र के सहाफी हों, हो सकता है मैं थोड़ा पहले से करता रहा हूं। मेरा मानना है, आपने जो शुरुआती टिप्पणी की अजय प्रकाश जी कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग जमीन देखते हैं, लेकिन हम लोग इक्वेशंस भी देखते हैं। आपने सीधे पत्रकार पे टिप्पणी की। नंबर 2, नंबर 1 हो सकता है सही हो आप। दूसरे, ये जो धूर्तता जैसे शब्द हम तो नहीं समझते कि किसी पत्रकार को किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता के प्रति इस्तेमाल करना चाहिए, नंबर 1। और मैं तो ये मानता हूं असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग भी नरेंद्र मोदी को या किसी प्राइम मिनिस्टर को धूर्त या धूर्ता नहीं बोलेंगे। आपको बता दूं, पत्रकार हैं आप, क्या नाम है आपका? तिवारी, हेमंत तिवारी जी। धूर्तता एक राजनीतिक शब्द है। आप पत्रकारिता करते हैं, झूठ, फरेब, फसाद, ये सब राजनीतिक शब्द हैं और जो नेता करता है उसके साथ ये लगाया जाता है। जुमलेबाज एक राजनीतिक शब्दावली है, इसलिए गाली नहीं है। अगर आपको कोई श्रद्धा है, मैं चले हो सकता है, उसको मैंने आपको जवाब दिया, बहस इस पर नहीं है। इस विवाद से निकलते हैं हेमंत सर, इससे आगे बढ़ते हैं सर। हम थोड़ा देखिए, आज डॉक्टर साहब है यहाँ पर और अब्बास अली जैदी साहब है। हम किसी को धूर्त कैसे कर सकते हैं साहब? जी ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, ये चुनाव क्या मैसेज दे रहे हैं सर? और क्या आज जो विनम्रता है, चूंकि हमने 2004 से 2014 तक की यूपीए की सरकार भी देखी है, क्या वो विनम्रता वाकई कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में बरकरार रहेगी? क्या इन 3 राज्यों के नतीजे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी डाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर? इस बात का भान केवल तात्कालिक तौर पर नहीं रहेगा, 19 तक नहीं रहेगा, यह उसके बाद भी जारी रहेगा। राजीव जी देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जब कभी भी कहीं भी सरकार में आती है, जनता उसको सरकार में लेकर के आती है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखती है
कांग्रेस पार्टी पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का सफाया जो है वो पूरे देश से किया गया हो और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने वापसी की हो। कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास है, वहां हमेशा आपको विनम्र लोग ही मिले हैं। आप एक भी इंसिडेंस ऐसा नहीं बता पाएंगे जिसके अंदर कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने किसी भी तरह की कोई ओछी टिप्पणी कर दी हो, किसी भी तरह का अहंकार दिखाया हो, या कभी भी कांग्रेस के किसी भी प्रधानमंत्री ने यह बताने की कोशिश की हो कि उनका कद पद से बड़ा है। यह पहली मर्तबा भारत की जनता ने देखा है कि एक ऐसा व्यक्ति आज सत्ता में है जो समझता है कि उसका पद छोटा है और उसका कद उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो भी रहे हैं, उन्होंने भी बहुत ही विनम्रता के साथ वो प्रधानमंत्री रहे जी, बहुत ही विनम्रता के साथ बहुत से अन्य लोग रहे, चाहे मोरारजी देसाई जी का हम नाम ले ले, ये सब कांग्रेस पार्टी के नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनकी तारीफ करते हैं कि नहीं, ये विनम्र स्वभाव के लोग रहे। ये पहली मर्तबा 70 साल में हम देख रहे हैं कि कोई प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके इस प्रकार की टिप्पणी करे कि विधवा के अकाउंट में क्या पैसा जाता है। कितनी छोटी बात कही है। मतलब उन्होंने इस बात को भी नहीं समझा कि विधवा शब्द अपने आप में बहुत कुछ लेके आता है और उन्होंने एक साथ सारे देश की महिलाओं का अपमान किया है, और वो भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। वो भले ही किसी भी राजनीतिक दल से आ रहे हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री देश के और हमारे हैं। अगर हमारा प्रधानमंत्री इस तरह की टिप्पणी करता है तो वो अफसोसनाक टिप्पणी होती है, और ये पहली मर्तबा नहीं किया है। लगातार प्रधानमंत्री के पद में आने से पहले और प्रधानमंत्री के पद के आने के पश्चात वो दूसरे लोगों को छोटा दिखाने की कोशिश करते रहे, और अहंकार जो है वो इतना अहंकार, शायद अगर सारे जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको सबको जोड़ लिया जाए तो किसी में भी इसके आसपास, मतलब सबको जोड़ के भी इसके आसपास अहंकार नहीं मिलेगा। तो आज की तारीख में जो जनता का फैसला आ रहा है उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि आज मोदी जी ने अहंकार की सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। ठीक है, आप अगर देखिए पूरा का पूरा जो कैंपेन हुआ है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, ठीक है सर, हर जगह उन्होंने अपनी और केंद्र सरकार की बात की है। उनको लगा ही नहीं कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसके बारे में वो दो शब्द भी बोले। वो लगातार इस बात के ऊपर व्यंग करते रहे कि राहुल जी को एनसीसी मालूम है या नहीं मालूम है, राहुल जी कैलाश पर्वत गए थे तो उसके बारे में उनको कितनी जानकारी है। वो इस प्रकार के व्यंग करते रहे। भारतीय जनता पार्टी जाति पूछती रही, जनेऊ पूछती रही, भारतीय जनता पार्टी गोत्र पूछती रही, लेकिन एक जगह ये नहीं बता पाई कि बिल्कुल ठीक। विकास अब सर मौका दे, देखिए दो पैनलिस्ट, दो मेहमान और हैं, उनसे हम टिप्पणी ले, फिर आएंगे सर, फिर आएंगे सर। अभी तो सवाल जवाब खत्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे हफ्ते 10 दिन तक, फिर आएंगे। कल नाम तय हो जाएगा, मोहर लग जाएगी, फिर शपथ ग्रहण है, चलेगा, बैठेंगे हम लोग। इससे पहले कि दिनेश दुबे जी के पास आए, चूंकि हेमंत तिवारी जी ने कहा कि बदलाव का वक्त है, क्या पार्टी इस बदलाव के संकेत को समझ रही है और अपने भीतर कोई बदलाव करने को तैयार है या फिर एक रिजिड फॉर्म में आ गई है? दिनेश जी, ये सवाल हम आपके सामने रखें, इससे पहले ज़ादी साहब को जोड़ लेते हैं। ज़ादी साहब, एक ऑब्जर्वेशन हमारा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, हो सकता है वो सही नहीं भी हो, हम दूर से देख रहे हो, आप काफी करीब से देख रहे हो। आज जब अखिलेश यादव जी ये बता रहे थे कि हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और कर रहे हैं, हम तैयार हैं, तो हमें ऐसा लगा ज़ादी साहब कि वो खुशी उनके भीतर नहीं थी जो खुशी किसी का समर्थन करने में होती है। क्या इन दो प्रदेशों के नतीजों ने काफी दबाव अखिलेश जी के ऊपर बना दिया कि अब आपके पास कांग्रेस पार्टी के समर्थन के अलावा कोई चारा नहीं था? क्या ऐसी कोई मानसिकता रही है क्या सर, ये बताइए, क्योंकि हमने नहीं देखा। तुरंत ही फिर उन्होंने कहा, हालांकि अच्छी बात है, तुरंत ही उन्होंने कहा कि अब हमें देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी किसानों को लेकर जो वादा करके आई है वो कब पूरी करती है, कैसे पूरी करती है, वगैरह वगैरह। तो क्या ये दबाव का समर्थन है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि कोई रास्ता आपके पास बचा नहीं है? राजीव भाई, मुझे हैरत होती है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले एक बात कह दी
कि इस देश में परिवर्तन लाने के लिए और एक नई सरकार लाने के लिए समाजवादी पार्टी को कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, हम कुर्बानी देंगे। 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तो हम हटेंगे। हमारे लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बड़ी नहीं है, देश बड़ा है। देश में एक अच्छी और बेहतर सरकार हो जो सीधे तौर पर आम लोगों के मुद्दे से जुड़ी हो। आज से कुछ दिन पहले राजीव भाई एक चर्चा थी इस देश में कि ये सरकार नहीं बदली जा सकती। याद रखिएगा, परिवर्तन तो आना निश्चित है जी। 2019 में नई सरकार का आना भी निश्चित है, लेकिन ये देश याद रखेगा कि इस सरकार के परिवर्तन को लाने में जो पहली बुनियाद की ईंट रखी थी वो गोरखपुर के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने रखी थी। सही। बहन सुश्री कुमारी मायावती जी को और चौधरी अजीत सिंह जी को करीब ला करके। ठीक है, ये कारण है। और हम राजनीतिक देखे, हमने बहुत साफ तौर पे पहले भी कहा था और ये भी कहा, लेकिन यहां पर प्रश्न था जो मध्य प्रदेश में देखने को साफ तौर पे मिला। अगर हम सब एक होकर के लड़े होते तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में एक लंबा बहुमत होता, एक लंबा अंतर होता। लेकिन हम समझते हैं कि जहां से ही शुरुआत की जाए बेहतर है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के ऊपर यह कहा जाए कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए सत्ता में सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी ये होती है कि फरेब और नफरत घोलने वाली पार्टियां इस देश और इस प्रदेश की सरकारों से दूर रहें। हमारे लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं। ये सवाल हमने किन घटनाओं की पृष्ठभूमि में रखा, बस वो बताकर फिर आप इसी आंसर को कंटिन्यू करिए। दरअसल कल राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो ये सवाल उनसे लिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत फ्लेक्सिबल थी। राहुल गांधी के वर्ड्स हैं, आपने भी देखे होंगे, नहीं तो अभी हैं सोशल मीडिया और इधर उधर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत फ्लेक्सिबल थी, लेकिन कुछ दिक्कतें आई जिस वजह से ऐसा नहीं हो पाया। हमने कैंपेन के दौरान अखिलेश जी के बयान देखे जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी हैं। हमने उससे पहले के बयान देखे आप लोगों के भी, जिसमें कहा कि सम्मानजनक सीट शेयरिंग हमें नहीं मिल रही है जिस वजह से यह गठबंधन नहीं हो पा रहा है। यह पृष्ठभूमि है। तब हम ये पूछ रहे हैं या पूछने के लिए मजबूर हुए हैं कि क्या यह चॉइस नहीं थी, यानी क्या जो सुलूक किया गया या किया जा रहा था, पता नहीं किस वजह से आप लोगों के भीतर बात नहीं बनी। जबकि राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद कह रहे थे कि वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं। पता नहीं आप लोग ऐसा क्या मांग रहे थे, कितनी सीटें मांग रहे थे, आज उसका खुलासा कर दीजिए जो कांग्रेस पार्टी आपको दे नहीं सकती थी। जबकि हेमंत जी ने कहा कि ध्यान रखिए कितना कितना हारे हैं, 1000 से 1500 से 3000 से ऐसी हार हुई है। तब हम ये सवाल पूछ रहे हैं, सर अब साफ करिए। राजीव भाई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी थी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मसलों में जैसे उत्तर प्रदेश में हम प्रमुख विपक्षी पार्टी हम तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश की क्या रूपरेखा होगी, वैसे राहुल जी को ही तय करना था। समाजवादी पार्टी ने कभी सीटों की बात नहीं की, लेकिन हाँ ये अवश्य है कि जब हमारा बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से तय है तो हम समाजवादी पार्टी बन करके किसी राजनीतिक दल से बात नहीं करते हैं। हम जब बात करते हैं तो एक 3 दल के गठबंधन की बात करते हैं। 3 दल के गठबंधन के साथ तालमेल नहीं हो पाया, यह बात कही जा सकती है कि कांग्रेस नहीं कर पाई। लेकिन यह कहा जाए कि समाजवादी पार्टी हमने कभी सीटों को लेकर के जब साफ तौर पे हमने अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में कह दिया कि हमको 2 कदम पीछे रहना होगा, तभी इस देश में परिवर्तन लाने के लिए हम पीछे रहेंगे। हम अपने गठबंधन साथियों को दरकिनार करके कोई राजनीतिक बात नहीं कर सकते थे। नहीं हो पाई, बात नहीं बन पाई, आगे बने, हम इसकी कामना करते हैं और इसके लिए भी आदरणीय राहुल जी को ही प्रयास करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बार बार ये कहा जा रहा है कि बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। कहना चाहूंगा, हाँ एक मिनट, अच्छा आप बोल लीजिए, फिर हम दिनेश जी के पास जाएंगे। पता नहीं वो बदलाव का संकेत समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, और किसके लिए बदलाव का संकेत समझ रहे हैं दिनेश जी, हम बता रहे, छोटी टिप्पणी करिए। क्यों नहीं हुआ बता रहा हूं मैं। 3 तारीख को 3 अक्टूबर नहीं नवंबर 3 नवंबर को अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती तीनों बैठे थे दिल्ली में, और वो बात ठीक कह रहे हैं प्रवक्ता सपा के कि गठबंधन की तरह ही बात हो रही। सपा तैयार थी, सपा से टसन नहीं था, टसन मायावती जी से था। अच्छा, बहन जी से था। हाँ, बहन जी से था। उनसे ये था कि वो सीट शेयरिंग ज्यादा थी। अच्छा अच्छा। एक समय पर राहुल गांधी उसके लिए तैयार हो गए, लेकिन बीच में कुछ राहुल गांधी के सिपहसालारों ने कहा कि साहब अगर अभी ये ठीक नहीं होगा, हाँ
अगर अभी हमने कर दिया, अगर ऐसा हो जाता है तो आगे के लिए बहुत दबाव तो आ आगे के लिए 2019 में मायावती का प्रेशर बढ़ जाएगा और मीडिया का जो फोकस है, जैसे अभी जो सीट्स आई है 114, 99 और 59, अच्छा। उसमें मायावती का मान लीजिए 6 सीट, 7 सीट, 8 सीट होता तो उस बीएसपी की भागीदारी मीडिया उधर फोकस कर देती और राहुल गांधी का वह स्वरूप नहीं बनता जो 2019 में। अच्छा, मतलब वो रणनीति के तहत ऐसा इसको हुआ। लेकर सपा भी सहमत थी। ये खैर अच्छा, चलिए अब जो है वो भविष्य में देखा जाएगा। और वैसे जैदी साहब कह ही रहे हैं कि हम तैयार हैं कि आगे अच्छा हो, बड़ा दिल दिखाएं। सब एक दूसरे से बड़े दिल की बड़ी उम्मीद करते हैं, देश भी नेताओं से बड़े दिल की उम्मीद करता है। हेमंत जी, ऐसा होता है। चलिए दिनेश दुबे जी, हमें ये बताइए सर कि क्या बीजेपी बदलाव के संकेत को समझ रही है? क्या जो कमियां हुई डिलीवरेंस में, खासतौर से जितना ज्यादा आपने कह दिया वादों के तौर पर, उसके मुकाबले उतार नहीं पाए, क्या आप उस अंतर को महसूस कर रहे हैं? ऐसी कोई मीटिंग हुई थी क्या? कभी नहीं नहीं हुई ना, साथ में नहीं बैठे ना? कभी नहीं। राजीव जी, हमारी सरकार ने जो अच्छे कार्य किए हैं उसको हम नीचे तक पहुंचा नहीं पाए, और योगी सरकार ने भी अच्छे काम उत्तर प्रदेश में किए थे जिसको हमने पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे हम यहाँ चुनाव जीतते रहे। लेकिन और राज्यों में हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपने अच्छे कार्यों को पहुंचाने में सफल नहीं रही है और वह कार्य नहीं पहुंच पाया। उसका भी एक कारण है। दूसरा है कि हम लगातार सरकार में है, एंटी कमेंसी भी था। तीसरा यह है कि हमारे कार्यकर्ता भी हमको हताश निराश दिखे, उनका सहयोग नहीं मिला हमको। ये सब तमाम कारण है और हमारी पार्टी को बहुत विश्वास था कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो जीतेंगे, लेकिन राजस्थान इतिहास पलटना चाहते थे, लेकिन इतिहास पलट नहीं पाए। राजस्थान में हम चुनाव इसलिए नहीं जीत पाए, हमने चुनौती के रूप में लिया था, हमारी पार्टी पूरी शक्ति लगाती थी, लेकिन वहां इतिहास पलट नहीं पाए। जबकि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि हम इतिहास पलट के फिर से वहां सरकार बना ले जाएंगे। तो हमें 3 राज्यों में सफलता पाने की पूरी आशा थी, नहीं मिल पाई है। और कांग्रेस को समर्थन मिला है, जनता ने समर्थन किया है, परिवर्तन की लहर आई है और हमारे जोगी जी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जो भविष्य है 2019 का, उसमें जोगी जी भी काम करेंगे और हमारे मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे 2019 में। ऐसा सबको विश्वास भी है, भरोसा भी है। दिनेश जी, आप बड़े भोलेपन से आप स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। हमारे कुछ सवाल हैं, उनके भी आंसर दे दीजिए सर। एक तो ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं थी वो आप नीचे तक पहुंचा नहीं पाए। अगर अब नहीं पहुंचा पाए तो क्या 2019 में पहुंचा पाएंगे? एक सवाल, ठीक है, क्या 19 तक फिर पहुंचा पाएंगे? सवाल नंबर 1। नंबर 2, ठीक से। नंबर 2, आपने कहा कि हमारा कार्यकर्ता निराश और हताश था, है ना? है, अभी आपने कहा, और चुनाव अभी खत्म ही हुए, कल ही नतीजे आए हैं। तो आगे ऐसा आप क्या करेंगे जो आपका कार्यकर्ता जोश से भर जाएगा? क्या करेंगे सर, बताइए। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम करेगी और जो संकल्प पत्र था, जो जनता से वादा किया, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी। हमारी मोदी सरकार पूरा प्रयास करेगी और मोदी जी इस पे सर अब तो प्रयास करने का समय ही नहीं है। एक बात आई है, कांग्रेस को ना सर, दिनेश सर, मोदी जी बहुत गंभीर है। दिनेश सर, अब समय कहां बचा है प्रयास करने का? और जो कुछ अधूरा उसको पूरा करने का पूरा प्रयास होगा। सर हम यही तो सवाल कर रहे हैं कि अब तो देखिए हम लोग कब बात कर रहे हैं, आज 12 दिसंबर है सर, आज 12 दिसंबर है। हमारे पास इतना है कि हम सब काम कर सकते हैं। तो अब तक क्यों नहीं किया? काम करने का लक्ष्य हो तो समय हमारे लिए बहुत अधिक है। मतलब अभी तक लक्ष्य नहीं था, अभी तक काम करने का लक्ष्य नहीं था, समय अभी भी अधिक है। राजीव जी, मोदी जी की सरकार ने अच्छा काम किया है। पहली बार गरीबों को मकान मिला है, सब कुछ मिला है। जिसके घर में गैस सिलेंडर नहीं था उसको, अरे तो आपका हाल तो यूपी में अखिलेश यादव जी की तरह हो गया। जिसके मकान में भोजन नहीं था उसको भोजन अरे मिला। तो आपका हाल तो वैसा ही हो गया। ऐसा लगता है सर आपका हाल तो फिर वैसा ही हो गया। आप दिनेश जी देखिए, जब समाजवादी पार्टी 17 में ये कहती थी कि काम बोलता है और आपने इन्हें चुनाव हरा दिया, तो आप ये कहते थे ना बार बार कि काम बोलता है तो चुनाव क्यों हारे? यही सवाल आपसे है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। अगर वहां आपने इतनी योजनाएं चलाई, गरीबों को मकान दिया, भोजन दिया, तो चुनाव क्यों हारे? ये बताइए ना, जनता ने क्यों खारिज किया, बताइए। देखिए, एक जो माहौल जो था, उस माहौल को हम नीचे तक नहीं पहुंचा पाए और
जयदी साहब काम बिल्कुल बोलता, आप काम देखिए बड़े अच्छा भोले नहीं मन से किया बात होता तो रखते हैं मिलिट्री दिनेश जी। राज कैसे करते। हाँ। और इतनी सीटें हमको मिली है नहीं, मध्य माहौल- प्रदेश में नहीं, कौन सा माहौल सर? हमारी नेक टू नेक दिनेश लड़ाई सर, है, हम दिनेश बहुत कम सीट से हारे हैं सर, दिनेश सर, और कौन सा हमको नुकसान माहौल? हुआ सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ नहीं, में। आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में माहौल हम नीचे तक नहीं पहुंचा पाए। कौन सा माहौल सर? ओह, कौन सा माहौल आप नीचे तक नहीं पहुंचा पाए? कौन सा माहौल? क्या माहौल खत्म हो गया है? का माहौल, गरीबों के कल्याण का माहौल, हाँ। विकास का माहौल, गरीबों के देखिए, कल्याण वो का माहौल माहौल मैं बताना और चाह रहा हूं। जनता को कन्विंस करने की जो क्षमता होनी चाहिए वो हम नहीं कर पाए। अगर जनता कन्विंस हो जाती तो हमारी सरकार मध्य प्रदेश में भी बन जाती। मतलब अब छत्तीसगढ़ में आप बन जनता जाती को और कन्विंस राजस्थान करने की इतिहास क्षमता बदल खो जाता। चुके हैं। सर दिनेश जी, कि आपकी बात का ये मतलब निकाले, फिर हम जयदी साहब के पास, यहां हेमंत जी के पास और डॉक्टर साहब को जोड़ेंगे कि क्या अब आप जनता को कन्विंस करने की क्षमता खो चुके हैं क्या दिनेश जी? नहीं, जनता को कन्विंस करने की क्षमता खोए नहीं है, लेकिन हाँ। कहीं न कहीं त्रुटि हुई है, जिस त्रुटि से सीख ले रहे हैं। इस चुनाव से हम सीख रहे हैं कि हम अपनी बात को नीचे तक नहीं पहुंचाए। अच्छा, हम लोगों को बताएंगे ना कि क्या सीख ली। हम अपनी बात को नीचे पहुंचाएंगे और 2019 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है सर, हम ज्यादा आपसे सवाल अभी नहीं रखते हैं, बहुत देखिए, सारा राजीव विश्लेषण भाई- है, वो आ जाए। राजीव जयदी भाई साहब बहुत कुछ कहना छोटा चाह रहे सा हैं, जल्दी comment कहिए, फिर हम करूंगा। डॉक्टर साहब को जोड़े और हेमंत जी को हमें लाना है सर, कुछ और सवाल है। हाँ। बहुत छोटा सा comment। बोलिए। जी जी राजीव भाई, जब किसी प्रदेश में और केंद्र में एक ही दल की सरकार होती है तो जिम्मेदारी उस दल के ऊपर बड़ी हो जाती है। ये इस बात को नहीं मानेंगे कि पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप क्रिएट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जहां बहुत सारे लोगों को किनारे बिठाया गया, नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि रमन सिंह और शिवराज चौहान दोबारा वहां पे चुनाव जीते। यही कारण था कि जितने दिन प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिए हैं, कहीं एक बार भी मुख्यमंत्रियों के काम की वर्णन नहीं किया है। यही अहंकार है कि जिससे 2019 में संयुक्त तौर पर सबको मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। अच्छा ठीक है, वैसे सर ये मैं थोड़ा असहमत हूं आपकी बात से। छत्तीसगढ़ में तो प्रधानमंत्री ने बाकायदा रमन सिंह जी को खड़ा कर करके मंच पे, और हेमंत जी हमारी बात से सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री की तो यह शैली है कि वो सारे एमएलए कैंडिडेट्स को बुला लेते थे सारे, और बाकायदा सूची पड़ी जाती थी कि देखिए ये आइए, वो फिर कमल का फूल दिखाते थे, इनको सपोर्ट करिए, फिर आइए, ऐसा बाकायदा क्रमबद्ध तरीके से होता था जयदी साहब। इसके बाद बाकायदा वो एक लिस्ट लेके आते थे कि राज्य सरकार ने देखिए ये किया है, ये किया है, ये किया है, तो योजनाएं उन्होंने गिनाई है, लेकिन यहां दिनेश जी कह रहे हैं कि वो पहुंच नहीं पाई है। डॉक्टर हिलाल लखवी साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे माहौल वाले सवाल पर। डॉक्टर साहब बोल दीजिए। अब राजीव भाई बस बहुत छोटी छोटी बातें जो हैं वो याद दिलाना चाह रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना चाह रहे। मोदी जी ने जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था तो उन्होंने कहा था काम नहीं कारनामा बोलता है। आज वो कारनामा बोला है और 3 राज्यों में बोला है वो कारनामा। मोदी जी के क्या कार्यशैली है, इसके लिए विपक्ष से जानने से बेहतर है कि सामना में पढ़ लीजिए कि क्या लिखा गया है। वो अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि मोदी जी के बारे में किस प्रकार की विचारधारा उनके सहयोगी दलों में है। आप उससे भी थोड़ा सा और आगे आ जाइए, आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए। यहां के ऊपर विधायक हैं सुरेंद्र सिंह साहब, बहुत ज़हीन आदमी है वो। उन्होंने क्या कहा, बलिया के जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि क्योंकि आप लोगों ने दलितों को सर पर चढ़ा लिया था तो सवर्णों ने आपको गद्दी से नीचे उतार दिया। तो ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सोच बोल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही सोचती है। इसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ जनता को बताया है कि मोदी जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में किसने कब कब क्या क्या कहा है, और काम नहीं कारनामा बोलता है। ये जितना सच कल हुआ है उतना सच जो है वो यूपी के इलेक्शन में भी नहीं हुआ था। ठीक है सर, ठीक है। अब हमें हेमंत जी से एक थोड़ा गंभीर सवाल लेने दीजिए। सर हेमंत सर, हम थोड़ा सा ये मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा ये सवाल रखना चाहते हैं, वैसे ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए। सर हमने भी बहुत गंभीर बात कही थी। ठीक राजीव भाई, हमने भी बहुत गंभीरता से बहुत गंभीर बात कही थी, सर, और वो भी दूसरे लोगों कही नहीं। आपने तो कोट किया सर, ठीक है। हेमंत जी हमें ये बताइए कि मध्य प्रदेश में मुकाबला कांटे और कश्मकश का रहा। जो सीटों की स्थिति है वो आपको पता है। बीजेपी अपने संगठन कौशल के लिए जानी जाती है। 19 के चुनाव में क्या ये संगठन कौशल पार्टी के काम आएगा? मतलब कांग्रेस पार्टी जो अभी खुश हो रही है,
क्या वो खुशी उसके लिए बहुत तात्कालिक रहेगी क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है? नंबर 2, क्या इन चुनावों के नतीजे राहुल गांधी के पॉलिटिकल स्ट्रेचर को प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले लेकर आ पाएंगे? बड़ा सवाल है, अहम सवाल है, और ये सवाल आमतौर पे पब्लिक में भी, जनता में जिज्ञासा का विषय है। देखिए, मैं एक प्रश्न करता हूं राजीव, 2008 में रमन सिंह जीते, शिवराज सिंह चौहान जीते, 2013 में रमन सिंह जीते, शिवराज सिंह जीते, प्रधानमंत्री कौन था? दिल्ली में सरकार किसकी थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। ये रिपीट करके आए, तिबारा आए, तब एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं हुई? सही बात है। इस बार क्यों हो गई? नंबर, जब मध्य प्रदेश की बात इन पर्टिकुलर आप करते हो, ध्यान रखिएगा, मैं शिवराज सिंह चौहान को हारा हुआ मुख्यमंत्री नहीं मानता हूं। जो तीसरी बार रह करके चौथी बार मुख्यमंत्री की प्रत्याशा जिसके भीतर हो और वो इतना नेक टू नेक फाइट करे, इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर कारण हो सकते हैं जो उसको जो उसके लिए नेगेटिव साबित हुए। बहुत अहम बात बता रहा हूं। आपने देखा होगा कल रात में 2 बजे तक हम लोग देखते रहे, बराबर 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 चलता रहा। 15 साल लगातार सरकार चलाने के बाद इतना स्कोर पाना, और खासतौर से उन परिस्थितियों में जब ये सामान्य अवधारणा हो गई हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलते हुए SC/ST कानून का जो उसका ऑर्डिनेंस लाया गया, उसका नेगेटिव असर जा रहा है। मैं समझता हूं अगर ये स्थिति नहीं होती और कांग्रेस ने थोड़ी सी गलती न की होती, भले हमारे मित्र पत्रकार मित्र जो भी कारण बता रहे हो, क्या क्वेश्चन रहे हो, लेकिन कांग्रेस के लिए खाली एक वाक्य बोला था अखिलेश यादव ने कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मायावती की मजबूरी दूसरी थी। मायावती की मजबूरी छत्तीसगढ़ की थी, जो मैं समझता हूं आज तक किसी मीडिया में नहीं आया, न किसी चैनल पे, न किसी अखबार में। मायावती की जाति दिक्कत है PL पुनिया के साथ, जो उनके मुख्यमंत्री रहते, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, कांग्रेस में हैं। एक बड़ा विषय था जिसको लेकर दोनों में बड़ा टकराव था, आपने ध्यान दिया होगा, एक बहुत बड़ा केस था। तो PL पुनिया को प्रभारी बनाया कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का। PL पुनिया किसी भी स्वरूप में हो, मुझे नहीं लगता है कि मायावती उनको स्वीकार करेगी। एक कारण हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल कारण। अगर कांग्रेस ने थोड़ा बड़ा दिल दिखा करके जोड़ा होता तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें, कांग्रेस और इनके एलाइज जो मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, जिन्होंने ऑफर किया खुद सपा बसपा या जिनको बुलाया है राहुल गांधी ने, ये कुल मिलाकर के 140-45 होते तब होते। तो एक तो तकनीकी दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से मैं नहीं मानता हूं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान खिलाफ थी। जबकि ध्यान रखिएगा राजीव, आपको पता है, सबको पता है कि किसानों के सबसे बड़े आंदोलन मध्य प्रदेश में हुए। ठीक है, किसानों की सबसे बड़ी समस्या पिछले 5 साल में, 9 साल में मैं गिना बता सकता हूं, हालांकि मेरा बहुत ज्यादा वाबस्ता नहीं रहता हूं मध्य प्रदेश से, वहां हुई। अगर किसानों की इतनी बड़ी नाराजगी होती तो शायद गुस्से का ट्रांसलेशन ज्यादा बुरा होता। ये तो खाली गुस्सा जो खाया, जो वहां से रिपोर्ट्स मिल रही हैं, हम भी 4, 6, 10, 15 जिलों में गए चुनाव के दौरान, वो SC/ST एक्ट को लेकर के निश्चित रूप से अपर कास्ट में मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। और मालवा और इधर जो ये 3 बेल्ट इधर की आती हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई, आप देखिएगा यहां तो लोगों ने खुल करके कहा कि आपने ऐसा किया, हम आपको वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था। मध्य प्रदेश नहीं सर, आप कह रहे हैं, अहमद सर आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कोई बहुत नहीं, बड़ा नहीं, फैक्टर नहीं था। एक विषय था, बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे एक मिनट। और आप ये कह रहे हैं कि किसानों की नाराजगी में भी उतनी व्यापकता नहीं थी। नहीं, लेकिन जो केंद्र के फैसले हुए, जो मोदी सरकार के फैसले हुए, ज्यादातर शिवराज सिंह या भाजपा के खिलाफ मध्य प्रदेश में वो गए हैं। ये ध्यान सर जवाब लेते हैं जी। डॉक्टर नकवी जल्दी जवाब दीजिए। छोटा सा सवाल है। नहीं, डॉक्टर नकवी जवाब भी दीजिए, हम ये जवाब आपसे लेना चाहते हैं क्योंकि आप लोग लगातार, कमलनाथ जी लगातार ये कह रहे हैं कि साहब बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। डॉक्टर नकवी जी। राजीव भाई, हम दोनों बातें एक साथ करते हैं। राजीव भाई, 2004 से हम मशीनों से वोटिंग और काउंटिंग देखते चले आ रहे हैं। आपने आज तक देखा है
कि जो वोटिंग है, वोटिंग मशीन से काउंटिंग में इतना लंबा समय लगा हो, लगभग 24 घंटे लग गए हों। लोकसभा का भी इलेक्शन जो था वो 1:30-2 बजे तक की क्लियर हो गया था, और अब तक जितने भी इलेक्शन हमको याद है कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मशीन की काउंटिंग जो है वो अगले दिन तक गई हो, जो हमने मध्य प्रदेश में देखा। हमने इससे पहले कभी भी नहीं सर, तो आपको नहीं लग क्या रहा है, क्यों ऐसा हुआ इलेक्शन में? डॉक्टर साहब ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर साहब ऐसा हुआ क्यों? आपकी निगाह में ऐसा हुआ क्यों? ये काउंटिंग इतनी लंबी खिंची क्यों, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्यों हुआ? राजीव भाई हम अपनी बात कर ले। राजीव भाई हम आपको सारी बातें करते हैं। राजीव भाई, कभी आपने देखा कि वोटिंग मशीनें होटल के कमरों में पकड़ी गई हों, घरों के अंदर पकड़ी गई हों, सड़क पर पड़ी हुई पकड़ी गई हो? नहीं, पुराना नहीं है ये, पुराना नहीं, ये मध्य प्रदेश का विश्लेषण है। ये सारी मशीनें मध्य प्रदेश में ही हुई इस तरह से, राजस्थान में इस तरह से नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में इस तरह से नहीं हुई। वोटों की काउंटिंग जो है मशीनों के जरिए होने वाली 24 घंटे तक सिर्फ मध्य प्रदेश में चली है। देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती थी। मध्य प्रदेश जो है वो राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला रही है, और मध्य प्रदेश को वो आसानी से निकलने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इसका बड़ा मैसेज जाना था। नहीं सर, तो देखिए हम अजय जी के पास, सर अजय जी के पास, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह। डॉक्टर साहब, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी जो दिखाई नहीं दे रही है, सर जो दिखाई नहीं दे रही है बकौल हेमंत जी, वो इसलिए कि ईवीएम में कुछ मैनेजिंग की गई और लंबी काउंटिंग चली, इसलिए क्या? सर हम सिर्फ 10 सेकंड लेंगे। हाँ। सर हम सिर्फ 10 सेकंड लेंगे, 10 सेकंड सर लेंगे। सर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जिट पोल थे, उसमें अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे कंफर्टेबल थी तो वो छत्तीसगढ़ की थी। बिल्कुल सही है, ना कि मध्य प्रदेश की। हाँ, वो कॉन्फिडेंट। और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ का नतीजा आया है उसको देख लीजिए, और जो मध्य प्रदेश का नतीजा आया उसको देख लीजिए। अपने आप में ये बातें बहुत कुछ बोलती हैं, और इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर प्रेस वार्ता में डॉक्टर नकवी, हिलाल नकवी साहब, ये तो बताइए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आप अप्रत्यक्ष तौर पर क्या ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर ईवीएम की मैनेजिंग नहीं की होती तो छत्तीसगढ़ जैसा हाल मध्य प्रदेश का हुआ होता? हमें ये तो बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं कि नतीजे फिर मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ जैसे हुए होते? हम सिर्फ आपको हमने वस्तु स्थिति बताई है। अरे सर, हाँ या ना, इसका क्या कंक्लूजन है? अच्छा। कि आप पत्रकार लोग हैं, अच्छा, बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं। अच्छा ठीक है, हमें कंक्लूजन पर पहुंचाने के लिए सर आप इशारा करें, ज्यादा अच्छा लगे। ठीक है, हेमंत जी, जैदी साहब और दिनेश जी की टिप्पणी लेंगे, लेकिन एक बार अजय जी को जोड़ ले। हमने जो 2-3 सवाल आपको कुछ ऐतिहासिक घटनाएं बताई हैं जिसका विश्लेषण हम आपसे चाहते हैं। एक बार अजय सर के पास। अजय सर, हम 2-3 चीजें समझना चाहते हैं। ये सही है कि जनता से जब कोई भी दल सरकार कटती है तो ये स्थिति बनती है। हम तो केवल संगठन कौशल की बात समझना चाह रहे हैं। हमें बार बार बताया गया कि साहब मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये पन्ना प्रमुख, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, सारे फिगर्स बता दिए गए। हम ये जानना चाह रहे हैं 19 के लिहाज से, क्योंकि अब तो हर जगह वही बात हो रही है कि कितना माहौल बदलेगा, 19 में कौन चुनौती देगा, क्या ये होगा, क्या वो होगा। क्या ये संगठन कौशल 2019 में और मजबूत बनकर उभरेगा, या फिर यह संगठन कौशल ध्वस्त हो जाएगा? देखिए, आरोप कुछ भी हो, लेकिन स्थिति आज की तारीख में तो यह है कि मध्य प्रदेश में बहुत ही टफ फाइट 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी 15 साल के मुख्यमंत्री ने दी है ना? तो इसकी जो जमीनी हकीकत है वो क्या है, एक आपके नजरिए से। दूसरा, ये जो डॉक्टर साहब अप्रत्यक्ष तौर पर एक इशारा कर रहे हैं, क्या ये असलियत हो सकती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कोई कम दबाव नहीं बनाया था। जैसे ये तस्वीरें आई, वहां पहरेदारी की गई, सीसीटीवी फुटेज, चुनाव आयोग गए, यानी पूरी किलेबंदी आपने एक तरीके से कर दी थी। अगर कोई गड़बड़ी होती भी तो शायद उसकी गुंजाइश छोड़ी नहीं थी। क्या इस बात में दम है? देखिए, पहली बात का जवाब पहले लेते हैं कि मतलब संगठन का जो कौशल है, दरअसल विज्ञापन देने वाली कंपनियों और पार्टियों में एक फ़र्क होता है कि वहाँ जनता उपभोक्ता होती है और यहाँ जनता जो है वह निर्णायक होती है। तो बीजेपी को आपको आंकड़े में मैं बता दूं तो बीजेपी ने 4 साल में 4,643 करोड़
रुपए विज्ञापन में खर्च किए हैं। ठीक है, और दिल्ली में दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में। केंद्र सरकार, नहीं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, अच्छा ठीक है, केंद्र सरकार ने 4,643 करोड़ रुपया अभी तक खर्च किया 4 साल में। 6 साल में ये 6,000 करोड़ हो जाएगा। और इस 6,000 करोड़ को अगर आप बांटेंगे इस पूरे देश में, तो हर गांव को 1 लाख रुपया मिल जाएगा। अच्छा, यानी विज्ञापन की जो कमी हमारे प्रवक्ता बता रहे थे बीजेपी के, वो बेसिकली है नहीं। दूसरी बात कि विज्ञापन कंपनी, पार्टियों ने किया क्या है कि विज्ञापन कंपनी, देश को विज्ञापन कंपनी का एक मानक समझ लिया है कि प्रचार प्रसार करो, बाकी सब ठीक हो जाता है। ठीक, लेकिन वो भूल जाती है कि जनता अंततः देखती है, क्योंकि वही एक अधिकार है उसके पास, बटन। और इस बार देखा है संगठन कौशल पिछले 2014 में पन्ना प्रमुख जो है अपने आप में किसी भी कांग्रेस और सपा के लोगों से मतलब ब्लॉक स्तर तक की मजबूती रखता था। ठीक है, लेकिन इस बार पन्ना प्रमुख जो है वो डामाडोल हुआ है, क्योंकि सरकार वादे में डामाडोल हुई है। वह जो है फर्जी साबित हुई है। उसने फरेब आंकड़े दिए हैं। मतलब हम लोग आंकड़े पर गिना सकते हैं कि सरकार इस तरह से, प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोल सकते हैं कि हमने किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी। मंच से बोलते हैं, किसान अपने घर में देखता है, आमदनी वहीं की वहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि रणकौशल और संगठन का कौशल, मतलब स्ट्रेटजिक और प्लानिंग, दोनों सफल बीजेपी की तभी होगी जब ये वादे कहीं सच होते दिखाई देंगे। मतलब आप डिलीवर करें, डिलीवरी बताएं तो ठीक है, आप डिलीवर करेंगे नहीं और बताएंगे उससे अलग, तो फिर दिक्कत है। चुनाव में हम लोग जाते हैं, विश्लेषण है, सब कुछ है, सब कुछ के बावजूद मुद्दा हमेशा रहता है। खराब से खराब चुनाव कोई आप गिना दीजिए कि किसी तिकड़म पर जीत गया। मैं 2014 का चुनाव किसी तिकड़म के भरोसे और सोशल मीडिया के भरोसे नहीं मानता। जनता उधर थी क्योंकि कांग्रेस ने बहुत डिलीवर नहीं किया। अच्छा ठीक, अब एक सवाल हमारे पास समय बचा है, हेमंत जी से लेना चाहते हैं। हेमंत जी बताइए कि आपने बहुत शुरुआत में कहा कि बदलाव का संकेत है, लेकिन दिनेश जी को जो और जितना आपने सुना, क्या आपको लगता है कि ये बदलाव करेंगे? जैसे इन्होंने कहा कि योजनाएं नहीं पहुंची, क्या इतना समय है कि ये पहुंचा लेंगे? क्या इस इलेक्शन के नतीजे ने, 3 राज्यों के नतीजों ने, परिणामों ने जो डेंट मारा है, क्या वो ठीक हो पाएगा? क्योंकि समय बहुत नहीं है, हमें लगता है कि अब फरवरी मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। हाँ, बात ठीक है। असल में होता क्या है कि जो पॉलिटिशियन बोलते हैं, सत्तारूढ़ दल के लोग जो बोलते हैं, कहाँ करते हैं, कितने प्रतिशत किया। पिछले 30 साल का इतिहास में जबानी आपको बता सकता हूं, 10-15 इलेक्शन कवर करते देखते हो गए, सन 85 से यही देख रहा हूं। पब्लिक का मूड क्या बनता है यह बहुत सुनिश्चित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार लोग झूठ बोल के चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जीत जाते हैं। 25 कैंडिडेट बता सकता हूं जो झूठ बोल बोल करके बार बार पार्लियामेंट गए हैं। यह विषय नहीं है। ऐसा है कि वातावरण कैसा होता है इस पर डिपेंड करता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रयोग किए। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप स्टार प्रचारक थे उसमें योगी आदित्यनाथ को कितनी तवज्जो दी गई। योगी आदित्यनाथ को क्यों यूपी के चीफ मिनिस्टर बनाया गया? योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया गया 2017 में मार्च में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2019 में एकदम कट्टर हिंदुत्व पे जाना था। योगी आदित्यनाथ ने एकदम कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की तरह काम किया। 73 उनकी मीटिंग्स हुई और उन्होंने क्या बोला, राजीव आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह अस्त्र चला नहीं, इसलिए बहुत गंभीरता सोचना पड़ेगा। यूपी जैसा स्टेट जो बहुत ज्यादा मैटर करता है, हालांकि एक बात बता दूं, ये जो 3 स्टेट थे, यहाँ जो मुसलमानों की औसत आबादी है, जो आबादी कुल है, वो मुसलमानों की राष्ट्रीय औसत आबादी के आधी के करीब है, उतने अधिक नहीं है। यूपी इससे अलग थोड़ा पड़ता है। यूपी में इस बात की गुंजाइश होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक जो बहुत बड़ा अलायंस बनने जा रहा है, जिसने गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर के रिजल्ट दिए हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके पहले जिस बात की कभी चर्चा नहीं हुई होती है, योगी सरकार बनने के बाद एकमात्र जो पहला बाई इलेक्शन हुआ था सिकंदरा का कानपुर देहात में, वहां समाजवादी पार्टी और ये साथ लड़े। सर समय की सीमाएं समय खत्म हो रही है, हम आगे फिर कभी बैठेंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप में आपने जिस अस्त्र की तरफ इशारा किया, हमें ये बताइए कि नतीजों के बाद उस अस्त्र को निकालकर दोबारा पैना किया जाएगा या फिर उसे रख दिया जाएगा, कोई नया अस्त्र निकाल कर लाया जाएगा? लग क्या रहा है, ये उसी अस्त्र को चमकाएंगे, धार देंगे 19 के लिए, या कोई नया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने देखा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व
को लोगों ने लाइक किया है, लेकिन इनकी मजबूरी है। अगर केंद्र सरकार की नीतियों की एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश जैसे राज्य में आ सकती है, तो इसका मतलब दिक्कत है वो यूपी और पूरे देश में हो सकती है। अच्छा, चलिए, इनको दोबारा से सोचने की जरूरत है और ये दोबारा सोचेंगे। बहुत गंभीर और यक्ष समय चलिए है। सर, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद आज की डिबेट में आने के लिए और प्राइम एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है। कल तक का कोई मुकम्मल नाम हम सबके सामने आ ही जाना चाहिए और फिर हम देखेंगे। और जिस तरफ इशारा हो रहा था अस्त्र शस्त्र, वो क्या बदलाव, कैसे बदलाव होते हैं, उन पर भी फिर बात करने के लिए बैठेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी।